नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए ब्रॉडकास्ट सांस्कृतिक वार्तालाप में आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। हम इस ब्रॉडकास्ट के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, परंपरा और ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो समाज में अपना स्थापित कर चुके हैं, अपने प्रेरक प्रसंगों से, अपने प्रेरक जीवन से दिशा दे रहे हैं समाज को, और ऐसी घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारे से प्रेरक बन सकती है। आइए जानते हैं ऐसे व्यक्ति और ऐसे संस्थानों के बारे में जो देश विदेश में इसका प्रसार प्रचार कर अपने आप को स्थापित कर समाज के लिए बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आज के इस प्रथम एपिसोड में पॉडकास्ट के सांस्कृतिक वार्ता में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत यहाँ बैठी है जो भाऊ साहब बुस्कुटे स्मृति लोकन्यास, जो मध्य प्रदेश का एक अग्रणी संस्थान है, सामाजिक कार्य में जिसका प्राबल्य है, ऐसे प्रबंधक के रूप में मौजूद धर्मेंद्र जी गुजर हमारे साथ में मौजूद है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपने जैसे बताया मिट्टी, बांस और बहुत सारी कला क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, तो परंपरागत कारीगरी को बचाने का, उसका संवर्धन करने का बीड़ा भी आपने उठाया है। तो परंपरागत कारीगरी और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको किस तरह से कनेक्ट करने का प्रयास न्यास कर रहा है? जैसे पूर्व में 1991 करीब जब संस्था प्रारंभ हुई, उससे पूर्व में भी इस पूरे क्षेत्र का जब अध्ययन किया गया, ध्यान में आता है कि छोटे छोटे उत्पाद इस क्षेत्र में बनते थे, चाहे वो बांस के उत्पाद हों, चाहे मिट्टी के उत्पाद हों। लेकिन धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन हुआ, तकनीक का उपयोग ज्यादा हुआ, इन सब चीजों को धीरे धीरे पीछे पिछड़ते गए। लेकिन जब ध्यान में आया कि समाज में यदि आपको अपनी कला और संस्कृति को बनाए रखना है तो उन सब चीजों को फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में एक बड़े मात्रा में जब देखते हैं कि यहाँ के किसान, यहाँ के ऐसे लोग जो अपना रोजगार उन माध्यमों से जब संचालित करते थे, वो रोजगार जब बंद हो गए तो उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई। तो भाऊ साहब बुस्कुटे ने प्रयास किया कि हम अपने एक ग्राम ज्ञानपीठ के नाम से एक प्रशिक्षण है जो कला और संस्कृति का संवर्धन करती है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया, जो पूर्व में कहीं ना कहीं उनके परिवार में, उनके आसपास के परिचितों में इस प्रकार के कार्य चलते हो। जब उनको संगठित करने का काम किया और यहाँ प्रशिक्षण दिया गया, तो कैसे हम धीरे धीरे देखते हैं कि मिट्टी के और बांस की बड़ी मात्रा में उत्पाद बनना इस क्षेत्र में प्रारंभ हो गए। जो मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो पीओपी के जो मूर्तियां बनती थी, आज हम मिट्टी की मूर्तियों की तरफ बढ़ चुके हैं। तो सब जो संभव होता है वो समाज के माध्यम से ही होता है। ऐसे कारीगर जो कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों के परिवारों ने इस प्रकार के कार्य किए हैं, उनको उस प्रकार की कला आती है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे मैंने जैसे कहा कि समय बदल रहा है, आने वाली जो पीढ़ी है वो सीखने का प्रयास नहीं करती है, क्योंकि एक सामाजिक उसका एक स्तर भी होता है। उस स्तर से प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का काम करेंगे तो समाज हमको किस नजर से उसको देखेगा, किस भाव में देखेगा। लेकिन उस कामों को हमने अपने प्रकल्प से प्रारंभ किया, शासन की मदद मिली, हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे वरिष्ठ जो हमारे मार्गदर्शक थे, उनके माध्यम से भी हमें जब प्रशिक्षण मिला और एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो हमने यहाँ के आसपास के कारीगरों को तैयार किया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको उत्पाद बनाने की यहाँ इस प्रकल्प में छूट भी दी गई। आप अपने समय पे आइए, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, संसाधन मिलेंगे आपको, आप यहाँ काम कीजिए और जो उत्पाद बनेगा वो आप घर जाके उसका अन्य लोगों को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं और उनका विक्रय भी आप समाज में कर सकते हैं। तो हमने प्रयास किया ग्राम ज्ञानपीठ के माध्यम से इस क्षेत्र के जो कला और संवर्धन हम की जो बात कर रहे हैं, उनके जो जुड़े हुए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको हमने समझाने का प्रयास किया, जागरण का प्रयास किया हमने। और आज पूरे क्षेत्र में हजारों की संख्या में ऐसे हमारे कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं जो इस कला और कौशल विकास को लेकर जब काम करते हैं तो एक बड़े बड़े तंत्र हमारे सामने खड़े हो गए हैं। रोजगार लोगों को मिलने लगा है, अपना गांव में ही ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है कि लोग अब जो पलायन करते थे अन्य स्थानों पर, नगरों की तरफ, वो अब गांव में ही उस प्रकार के कार्य होने लगे हैं। वो एक अच्छी इनकम, एक अच्छी आय उनको प्राप्त हो रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो एक अच्छा है, वो इस प्रकार की गतिविधि हम माध्यम से अपने संस्था के माध्यम से संचालित करते हैं। वो एक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। हम आगे भी नई तकनीक के साथ, नए व्यवस्थाओं के साथ, नए प्रशिक्षणों के साथ हम परिवर्तन करते ही हैं। और भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि पूरा क्षेत्र स्वयं का स्वावलंबन बन जाए, अपना जो काम है रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। यहाँ के जो युवा हैं
जी। उस रोजगार से जुड़ें, उस रोजगार को सीख के एक अपना जीवन का जो स्तर है उनका बहुत अच्छा पहुंच सके और यहाँ पूरे क्षेत्र में संपन्नता हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। आपके न्यास में ऐसा कौन सा तंत्र है जो समाज की जो युवा है या कोई भी व्यक्ति है जो समाज सेवा क्षेत्र में आना चाहते हैं या न्यास से जुड़ना चाहता है, तो वो किस माध्यम से न्यास से जुड़ सकता है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे। सामाजिक संस्था है और संघ 100 वर्ष हो चुके हैं और संघ की शाखाओं में विद्या भारती के विद्यालय में आने के लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो बहुत कठिन हो। यहाँ आत्मीयता के साथ, व्यवहारिकता के साथ हम सब लोग काम करते हैं। तो सामाजिक संस्था है, इसलिए मैंने पूर्व में कहा है यहाँ सबको आने का अधिकार है, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। और कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति उसको लगता है कि हम सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा काम कर सकते हैं, समाज के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो ये न्यास का, इस पूरे प्रकल्प का दरवाजा हमेशा खुले रहते हैं। वो बड़ा मैं कह सकता हूँ कि इस न्यास के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। रात्रि में भी केवल गेट लगते हैं, ताले नहीं लगाए जाते। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि समाज में, क्षेत्र में अच्छा हम काम करने के लिए हम रुचि रखते हैं, तो ऐसे सभी युवाओं को स्वागत है। आप आइए, हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और समाज को, राष्ट्र को विभव बनाने का कार्य सब मिलकर करेंगे। इसलिए आप सबका स्वागत है, कभी भी आप आ सकते हैं। आपने बताया जैसे कृषि के क्षेत्र में भी न्यास कार्य कर रहा है, तो मुख्य रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नस्ल सुधार, जिससे पशुपालन भी अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से किया जाए, तो ऐसी कौन सी गतिविधि कृषि आधारित यहाँ चलती है जो आसानी से किसान एडॉप्ट कर रहे हैं? जब मैंने कहा कि संस्था का मूल उद्देश्य है जैविक कृषि, जी। और जैविक कृषि केवल मात्र भाषणों में या कहने से नहीं होती, या आपको धरातल पर उसको करना पड़ता है। इसी के निमित्त हम लोगों ने प्रयास किया है कि भारत सरकार का उपक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ, उस प्रकल्प को प्राप्त हुआ। तो प्रयास किया कि जो आज इस जिले की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, चुनौती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होती है, रासायनिक चीज़ों का उपयोग बहुत होता है। इस कारण से अभी इसी वर्ष एक रिपोर्ट जब ध्यान में आती है तो एक वर्ष में 20% से ज़्यादा कैंसर के मरीज इस जिले में निकले हैं। बड़ा चिंता का विषय है। जो हम लोग पंजाब हरियाणा की बात करते थे तो वहाँ ऐसा होता है कि एक ट्रेन चलती है कैंसर वालों के लिए। मैं कहता हूँ यदि इस प्रकार की चीज़ें चलती रहीं तो होशंगाबाद, नर्मदापुर जिला भी दूर नहीं। यहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें होने लगेंगी। इसलिए जब कैंसर के मरीज बढ़ने लगे और समाज में प्रकार की कुरीतियाँ होने लगीं तो ध्यान में आया कि जैविक कृषि की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। तो सामाजिक गतिविधियों में हमने इसको जोड़ा। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक बड़ा माध्यम उसका बना। तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमने जैविक कृषि को लेके पूरा जो हमारा परिसर है, हमारा पूरा कैंपस है, उस पूरे कैंपस में हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरा जैविक हम अनाजों को उगाएं, सब्जियों को लगाएं, अन्य प्रकार की जो फसलें होती हैं सबको हम जैविक करें। और जीवन में यदि स्वस्थ रहना है तो जैविक उत्पादों को उपयोग करना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे वहाँ एक बड़ी मात्रा में विद्यालय संचालित होता है, छात्रावास है, और हमारे कुछ कार्यकर्ता रहते हैं, अन्य कार्यकर्ता रहते हैं। उनसे हम यह आग्रह करते हैं कि जैविक कृषि की तरफ बढ़ना है तो एक बड़े मात्रा में हम लोग जैविक उत्पाद भी यहाँ बनाते हैं। तो समाज में जब विषय हमने दिया है कि जीवन में जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जैविक उत्पाद बहुत जरूरी है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमने का प्रचार किया। एक अच्छा अनुभव इसका आया कि जब हम उसको प्रचार करते हैं, प्रारंभ करते हैं विक्रय करने का, तो कुछ दिनों में ही वो उत्पाद जैविक हमारे बिक जाते हैं। और धीरे धीरे हमारे बड़े किसानों की भी संख्या बढ़ती जा रही है जो बड़े मात्रा में जैविक खेती करते भी हैं। दूसरा, आपने कहा कि गो संवर्धन के लिए पूरे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। पूर्व से मैंने कहा कि पूरा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, तो एक पशु पालन भी एक बड़े मात्रा में यहाँ होता है। लेकिन समस्या क्या आती थी कि यहाँ पशुपालन के साथ साथ केवल आर्थिक रूप से वो दूध देने वाली गाय बने, इसके लिए सब लोग प्रयास करते थे। उसके गाय के प्रति हमारी आस्था का विषय नहीं था। जब गाय के प्रति आस्था का विषय बढ़े, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति में गाय को माता कहा गया है और माता से किस प्रकार की हमेशा स्नेह का हम अपेक्षा करते हैं, और गाय हमेशा प्रयास करती है समाज के लोगों के लिए उसका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे।
लेकिन धीरे धीरे जब नस्लें, विदेशी नस्लें आना चालू हुई, और जब विदेशी नस्लें आना चालू हुई, लोगों ने उसको व्यवसायीकरण उसका किया। आज हम सब लोग देखते हैं कि रोडों पे कितनी बड़ी मात्रा में गाय रोडों पे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, एक बड़ी मात्रा में जो खेती होती है उसका भी नुकसान होता है। तो हमने कहा क्यों ना इस क्षेत्र में देसी नस्ल का भी धीरे धीरे उपयोग बढ़े। तो न्यास के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से साहिवाल नस्ल का भी हमने यहाँ प्रचार प्रारंभ किया। एक देसी नस्ल है, इसके माध्यम से एक, जो कहते हैं ना, एक स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभ में जो बच्चा दूध पीता है उसको कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का यदि दूध पीता है तो उसको सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है जी। इसी को यदि आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान में आता है कि यदि साहिवाल नस्ल की गायों का भी दूध या यदि सेवन करता है कोई व्यक्ति, कोई शिशु, तो उस प्रकार के पोषक तत्व उसमें दूध में रहते हैं। धीरे धीरे हमने गौ संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया। आसपास के क्षेत्रों में हमने जब हमारी बच्चियां देना चालू की, एक बड़ी मात्रा में बड़े किसानों की संख्या हुई है जहां हम साहिवाल नस्ल का संवर्धन कर रहे हैं। और धीरे धीरे कुछ वर्षों में हम अपने पूरे क्षेत्र में साहिवाल नस्ल का इतना प्रचार कर देंगे कि सब परिवारों में, प्रत्येक परिवार में इस प्रकार की नस्लें हो जाएंगी। तो एक स्वास्थ्य को लेके भी एक अच्छा संदेश हम समाज में दे सकते हैं, इसलिए हमने गौ संवर्धन को लेके भी एक अच्छा काम प्रारंभ किया है। इन सारी दिनचर्या में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए धर्मेंद्र गुर्जर का डाइट प्लान क्या होता है? हाँ, बात सही है कि एक भाग दौड़ की जिंदगी में इतने तनाव और इस टेक्नोलॉजी के समय में अपने आप को जब सोचते हैं कि स्वयं के लिए क्या होता है, तो जो दिनचर्या हमारी है वो दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मैं सुबह प्रारंभ जब करता हूँ 5 बजे से लेके, तो ध्यान मुद्रा, स्नान करके भगवान का भजन करना, वो अपने आप को चिंतन करता हूँ कि मैंने जब आज दिन भर में क्या करना है। जी जी। और कल रात को जब सोता हूँ तो चिंतन करता हूँ आज दिन भर में मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या क्या अच्छा कर सकते थे हम। और आने वाले समय के लिए, आने वाले दिन के लिए हमें योजना बनाता हूँ प्रारंभ में सुबह ही कि आज सुबह मेरे को क्या क्या करना है। इन सब चीज़ों को जब करते हैं और एक अच्छी प्लानिंग होती है, एक अच्छी योजना बनती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, तनाव भी कम होता है और अपने धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करना प्रारंभ करें। शिशु, छात्र, कारीगर, किसान, इस बीच में कहीं ना कहीं न्यास जो है देश की सुरक्षा की भी बात कर रहा है। ये कैसे छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए सैनिक स्कूल भी स्थापित किया गया है, तो सैनिक स्कूल स्थापित करते समय के अनुभव और किस तरह की शिक्षा देने के लिए न्यास ने इसका प्रारंभ किया? कोई भी समाज हो, कोई भी शिक्षा हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि उस संस्कार, यदि उस शिक्षा में नहीं है, अनुशासन उस शिक्षा में नहीं है, तो शिक्षा किसी मतलब की नहीं। हमने अपनी संस्था के माध्यम से प्रयास किया, एक सैनिक स्कूल की स्थापना की। उस सैनिक स्कूल के माध्यम से भविष्य में एक अच्छे सैनिक निकल सकें, एक अच्छे नागरिक निकल सके। क्योंकि आज जो तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं, तत्कालीन जो चुनौतियाँ, उसमें ध्यान में ये आता है कि व्यक्ति पढ़ाई तो करता है, शिक्षण तो प्राप्त करता है, वो बहुत अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंच जाता है, पैसा भी बहुत कमाता है, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन नहीं होता, संस्कार नहीं होते। जब व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को यदि व्यक्ति वो हल ना कर सके तो वो समस्याएं धीरे धीरे और बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से प्रारंभ होती है और परिवार और समाज में वो समस्या बन जाती है। तो सैनिक स्कूल के पीछे यही उद्देश्य है कि हमारा जो सैनिक स्कूल है, उसमें आसपास के क्षेत्र हैं, अपना मध्य प्रदेश है, भारत के, ऐसा कोई भी बालक बालिका यहाँ प्रवेश ले सकता है। जो उसकी एक प्रक्रिया है, जो सरकार की प्रक्रिया रहती है, उसके माध्यम से प्रवेश ले सकता है। एक अच्छे मनुष्य का, एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छे सैनिक का निर्माण हो सके, जो सब समाज में जाएगा यहाँ से निकलने के बाद, एक समाज में उसका व्यक्तित्व जो है वो समाज में प्रकाशवान होना चाहिए। जो हम समाज में इस प्रकार की समस्या देख रहे हैं, इस समस्या को हल करने का यदि प्रयास कोई कर सकता है, तो ऐसे जो युवाओं का हम निर्माण कर रहे हैं, ऐसे भैया बहनों का निर्माण कर रहे हैं, जो समाज में जाएंगे उस प्रकार की चुनौतियों को ठीक करेंगे। अपना प्रबंधकीय कार्य करते करते यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनकी भूमिका किस तरह से लेते हैं आप? उनका और आपका सामंजस्य किस प्रकार से होता है, ये भी थोड़ा सा दर्शकों जब समाज में कोई काम करते हैं तो अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा परिवार उसके साथ जब जुड़ता है, उसका काम को टीम जुड़ती है, तो एक
छोटे छोटे से काम प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे एक विराट स्वरूप हो जाता है। जी इसके लिए सबसे बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो रहती है, मैं समझता हूँ, कार्यकर्ताओं की होती है। जब समाज में काम करते हैं तो ढेर सारी चुनौतियां भी आती हैं, ढेर सारी समस्या भी आती है, लेकिन जब संस्था के माध्यम से जो हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हमारे आंतरिक कार्यकर्ता हों या समाज के कार्यकर्ता हों, उनका जब सहयोग मिलता है, जी जी उनका अनुभव का लाभ मिलता है, जी और जब एक सोच एक विचार के साथ हम लोग जब काम करते हैं जी तो अच्छा ही होता है। और जब हम उन साथ बैठते हैं तो हो सकता है मैं दायित्व के रूप में प्रबंधक पे हूँ, लेकिन हमारे पूरे परिसर में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे के आत्मीयता के साथ रहते हैं, स्नेह के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं, एक दूसरे पे विचारों पे विषयों पर चर्चा करते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है समाज के लिए। हम लोग जो निर्णय लेते हैं सब मिलकर, उस निर्णय में हम जब काम करते हैं तो सफलता मिलना निश्चित होती है। जी जी न्यास में जो अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से जो मॉडल स्थापित हुए हैं, वो अभी क्षेत्र में 123 गांव में भी धीरे धीरे कुछ विषयों को लेकर जा रहे हैं। क्या ऐसी कोई योजना है जो अन्य जिले में या पूरे प्रदेश में भी न्यास का नेटवर्क हो, इसकी कुछ योजना? जी जरूर। जैसे आपने कहा कि अभी पहला हमारा उद्देश्य यही है कि इस जिले को हम कैसे अपने अनुकूल बना सकें। जी राष्ट्र और समाज के जहाँ उत्थान की बात हम कर सकते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, हम अपने समाज के जो कुरीतियाँ हैं, जो समस्याएं, उनको समाधान की बात करते हैं। पहला हमारा उद्देश्य हमारा नर्मदापुर जिला है, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता लगेगी और हमारा परिवार बढ़ेगा, जी हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हम आसपास के जो जिले हैं वहाँ भी अपना कार्य प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे प्रयास करें कि मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम अपना कार्य प्रारंभ करें, और धीरे धीरे जो कार्य हमारे नर्मदापुर जिले में हो रहा है वो कार्य पूरे मध्य प्रदेश में हो और धीरे धीरे भारत में हो। हमारी जो चीजें हैं उनका अनुसरण पूरा समाज, पूरा राष्ट्र करे, ऐसा हमारा प्रयास भविष्य में रहने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, स्वरोजगार, इसके साथ में और ऐसी कौन सी चुनौती है जिसको लेकर आप समाज में जाना चाह रहे हैं, कि जिस चुनौती को अभी तक आपने छुआ नहीं और वो चीज लेकर आप समाज के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ऐसी कोई बात? वैसे अधिकतर काम हम लोगों ने कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो चुनौतियां हैं और समस्याएं उसका समाधान होता है। जी लेकिन आज के तत्कालीन समय में ध्यान में आता है कि कुटुंब प्रबोधन का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया। जी आज की नई पीढ़ी जो आ रही है, आज की जो परिवार व्यवस्था है, हम देखते हैं कैसे धीरे धीरे रिश्तों में, आत्मीयता में कमी होती जा रही है, और इस कमी होने के कारण से मानसिक तनाव बढ़ रहा है, जी और तनाव बढ़ने के कारण से अपराध हो रहे हैं, अपराध होने के कारण से एक समाज का माहौल अलग प्रकार से बनता जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार का विषय जो कुटुंब प्रबोधन का है, हमारी परिवार व्यवस्था का है, बहुत जरूरी हो गया है। हम भविष्य में इस प्रकार की योजना बनाने वाले हैं, इस प्रकार की रचना तैयार करने वाले हैं कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में परिवार का भी प्रबोधन कर सकें। जो आज की जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम उनके परिवार में जाके हल कर सकें, और जो रिश्तों में दूरियां हो गई हैं, जो पिता पुत्र, माता, घर के सदस्य एक दूसरे में बातचीत करने का जो क्रम कम हुआ है, जी उन कर्मों को हम फिर से प्रारंभ कर सकें, और जो आत्मीयता, जो अपनापन परिवारों में था, एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ देते थे, वो प्रारंभ फिर से हम कर सकें। जैसे एक परिवार यदि सुरक्षित रहेगा तो राष्ट्र सुरक्षित हो ही जाएगा। इसलिए हम अब भविष्य में परिवार व्यवस्था को लेके भी, कुटुंब प्रबोधन को लेके भी हम अपनी योजना बना रहे हैं, इसका प्रबोधन करेंगे, और जिस समस्याएं जो हमारे सामने आ रही हैं अभी तत्कालीन समय में, इन समस्याओं को हम समाधान भी परिवार के माध्यम से करने वाले हैं। जी न्यास जो है सभी कार्यों में अग्रणी रहता है। सुना है कि कोरोना काल में भी न्यास ने बहुत ज़्यादा काम किया, घर घर जाकर सैनिटाइजर देना, गांव गांव को सैनिटाइज करना, मजदूरों का जो पलायन हो रहा था उनको भोजन की व्यवस्था कराना, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। जो यहाँ से नर्मदा परिक्रमा वसी जाती है नर्मदा जी के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ कोई इस प्रकार का प्रबंध किया गया है? जी जरूर। जब 2019 में एक महामारी, जब कोविड के नाम से हम सब लोगों को मालूम हुई, हम सब लोग ग्रस्त हुए उससे, एक नया वातावरण और बड़ा चुनौतीपूर्ण वातावरण हम सब लोगों को उसका अवगत है। जब वो बड़ी मात्रा में कोविड फैलना चालू हुआ, समाज में इस प्रकार का भय बना, महामारी हुई जी, तो हम सब लोग दुखी थे, जी और दुखी होने के कारण से
हम मनुष्य हैं तो स्वाभाविक होता है, व्यक्तिगत चिंता भी होती है, लेकिन हम सामान्य नहीं हैं। हमारे एक प्रकल्प है और प्रकल्प के माध्यम से समाज को उद्धार का काम करते हैं। तो जब समाज कष्ट में हो, समाज समस्याओं में हो, तो हम शांति से कैसे बैठ सकते हैं। जी। जब जानकारी मिली और इस प्रकार का माहौल बना, हम्म। तो न्यास के माध्यम से हमने प्रयास किया कि ऐसे आसपास के क्षेत्रों में जो सरकार की जितनी गाइडलाइन थी, सरकार के जो निर्देश थे, उन सब निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने सुरक्षा को ध्यान रखा, तो स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखा। जो कहीं ना कहीं जो सरकार ने कहा कि जो हमारे समाज के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से हमने टीम बना के गांव-गांव भेजी, उनका कुशल क्षेम हमने पूछने का प्रयास किया, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की, उनको जो कोविड पॉजिटिव हो गए थे या उस पर जुड़े हुए थे, उनको हमने सुरक्षा की दृष्टि से चिंता की। हमने घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया। न्यास के माध्यम से प्रयास किया कि ऐसे समाज के लोग जो भोजन की समस्या में आते थे, उस समय तो बड़ा माहौल था। जी जी जी। तो और भोजन सुबह से निकलते थे, शाम को आए, कभी कोई व्यक्ति को भोजन नहीं मिल पाता था कभी। तो न्यास के माध्यम से प्रयास किया कि एक मोबाइल भोजन व्यवस्था हमने इस प्रकार के प्रयास किया, इसके एक प्रचार प्रसार किया। ऐसे कोई व्यक्ति जिनको भोजन नहीं मिला है, भोजन करना है, तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिए और आप जिस स्थान पर हैं वहाँ स्थान पर आपको भोजन का पैकेट प्राप्त हो जाएगा। एक प्रयास किया। दूसरा, उस समय ही नर्मदा परिक्रमा भी होती है, एक आस्था का केंद्र पूरे क्षेत्र में ही जी। और कोविड होने के कारण से भी ध्यान में आया कि बड़ी दोहरी चुनौती हम लोगों के सामने गुजरी। तो उनको आवास की उनकी व्यवस्था करना, उनकी भोजन की चिंता करना, उनके दवाइयों की चिंता करना, और न्यास के माध्यम से ऐसे जो नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे आस्था रखने वाले कार्यकर्ताओं के लिए न्यास में भी स्थान है। जब भी कोई व्यक्ति को इस क्षेत्र से गुजरता है तो हम प्रयास करते हैं कि इस प्रकल्प में रुके। जी। आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, और जो भी उसको आवश्यकता लगती है, उस सब प्रकार की आवश्यकताओं के हम अपने न्यास के माध्यम से उसकी पूर्ति कराते हैं और एक अच्छा कार्यकर्ता यहाँ से एक संदेश लेके जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। आपके परिसर में बहुत सारे फल भी दिखे, आम, अमरूद वगैरह। क्या गुजर साहब सिर्फ खिलाते ही है या खाते भी है? मनुष्य इस कारण से खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। एक पूरा वातावरण, एक अच्छा वातावरण है। एक 40 एकड़ में एक बगीचा है हमारा। अमरूद, आम, या अन्य प्रकार के बहुत सारे फल हमारे वहाँ होते ही। जब इस परिसर में रहते हैं तो मनुष्य इस कारण से सबका स्वाद तो लेते ही हैं, वो लेना भी चाहिए। जी जी। और प्रयास करते हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि जैविक फल हमारे वहाँ होते हैं। जी जी। और एक जबलपुर एक हाईवे होने के कारण से भी बहुत सारे यहाँ से समाज के लोग निकलते हैं। जी जी। और समाज के लोग जब निकलते हैं तो उनको लगता है कि इतना अच्छा बगीचा इस क्षेत्र में है। एक बड़ी मात्रा में जब देखते हैं कि जब बगीचे में जाते हैं और फल को तोड़ते हैं और फल को फिर खाते हैं, तो वो जो अनुभव आता है जो शहरों में, नगरों में नहीं होता, उस अनुभव का भी यहाँ लाभ प्राप्त होता है लोगों को। वो इस प्रकार की चीज़ों को आनंदमय हो, इसलिए वो बगीचे में जाते हैं। और बगीचे में जब हम लोग छोटे होते थे तो देखते थे कि कोई बच्चा जब किसी बगीचे में अमरूद खाता था, आम खाता था, तो उसकी जो प्रसन्नता होती थी, प्रसन्नता कहीं ना कहीं कालांतर में खत्म हुई। लेकिन हमारे वहाँ प्रसन्नता अभी है। और कोई भी कार्यकर्ता जो यहाँ आता है, बगीचे का एक पूरा फलों का आनंद ले, और सभी प्रकार के फल यहाँ उपलब्ध होते हैं। आप इसको क्रय भी कर सकते हैं और परिवारों के पास दूर दूर यहाँ पहुँचा भी सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने अपने संस्था में की है। जी। आपका एक मुख्य कार्य सेवा वाला भी है, जिसके अंतर्गत निराश्रित गायों को आप पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी किस प्रकार की व्यवस्था होती है जो बाकी लोगों से हटके अपन यहाँ करते हैं, और उनकी व्यवस्था सुचारू चलने के लिए क्या क्या प्रबंध के उपाय किए जाते हैं? सामान्यतः देखा जाता है समाज में व्यवसायिक दृष्टि से बहुत सारी चीजें प्रारंभ हुई जी। और जब व्यवसायिक दृष्टि से लोग देखते हैं तो गाय भी एक उसका एक पार्ट बना, उसका भाग बना जी। जब किसानों के पास गाय रहती थी, दूध देती हैं, तब तक तो ठीक रहता है। लेकिन जब दूध देना बंद कर जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि जब हमारे काम के नहीं है तो हम छोड़ जाते हैं। जब रोडों पर, स्थानों पर इस प्रकार के पशुधन जब देखने को प्राप्त हुए, ऐसी गाय जो वृद्ध हो चुकी हैं या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनसे किसी प्रकार की बीमारी या कुछ एक्सीडेंट के कारण से उनकी कुछ और समस्या आ गई हैं, ऐसी गायों को हमने अपने प्रकल्प में एक स्थान दिया है। यहाँ गोविंद गौशाला के नाम से उसको जानते हैं जी। यहाँ ऐसी गाय रहती हैं जो सेवा के लिए आती हैं। यहाँ हम
किसी प्रकार का उनका दूध या उनकी किसी प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करते। केवल सेवा भाव हमारी आस्था का एक प्रतीक है गाय। उस आस्था का प्रतीक बना रहे और ईश्वर का एक रूप गाय होती है, इसलिए हम उस भाव से काम करते हैं। और गौशाला हमारे वहाँ पूर्ण रूप से निःशुल्क रहती है। वहाँ किसी प्रकार का कोई आय किसानों से आय, जो हमारे वहाँ जो गाय छोड़ के जाते हैं उनसे भी हम किसी प्रकार की आय राशि नहीं लेते हैं। केवल हमारी जो कैपेसिटी है 100 गायों की, हम उसको ध्यान रखते हैं। और ऐसी गायों की हम पूर्ण रूप से पूरी 24 घंटे के दिनचर्या के साथ भोजन की चिंता करना, उनके आवास की चिंता करना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उसके साथ हम उनकी पूरी सेवा करते हैं। रहा वित्तीय व्यवस्था को ध्यान, तो मैंने कहा पूर्व में कि जब हम समाज का काम करते हैं तो समाज के बड़े बड़े भामाशाह भी तैयार हो जाते हैं, उनके माध्यम से हम गौशाला चलाते ही हैं। गौशाला के माध्यम से जो कुछ उनका निकलता है, जैसे गोबर हो सकता है, गोमूत्र हो सकता है, उन गोमूत्र और गोबर का भी हम उत्पाद बना के समाज में विक्रय भी करते हैं। जैविक कृषि में भी हम खाद का उपयोग करते हैं, तो उससे भी आय प्राप्त जो होती है, उसके माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है, हम उनकी सेवाओं में उनके स्वास्थ्य को लेके उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारे गौशाला में एक बहुत समस्या में, एक बीमारी में गाय जो आती है, हम उसकी बहुत ही सेवा करके स्वस्थ बनाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और अपनी गौशाला में आग्रह करते हैं, गौशाला के माध्यम से जो हमारा एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो है, जो जन्मदिन जब मनाते हैं तो एक बड़ी आय, तो एक बड़ा खर्च समाज में पार्टियों के नाम पे करते हैं। अनावश्यक रूप से खर्च भी होता है। हमने लोगों का जागरण किया, आग्रह किया कि आप अपना जन्मदिन अपनी गौशाला में मनाइए, इस गौशाला में राशि दीजिए, उनके सेवा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भोजन के लिए उनकी व्यवस्था होगी, अच्छे भोजन की व्यवस्था होगी। एक बहुत बड़ा ऐसा बड़ा वर्ग जब समाज का उस गौशाला से हमने जोड़ने का प्रयास किया, तो यहाँ लोग उसका आस्था के रूप में यहाँ आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने बालक का जन्मदिन मनाते हैं। और जो बड़े बड़े उत्सव जो होते हैं उनमें दान देने की प्रक्रिया होती है, जो अन्य स्थानों पर ना देखे अपने इस गौशाला में देते हैं। उस जो आय प्राप्त होती है, उस राशि प्राप्त होती है, उसका उपयोग हम उस गौशाला की सेवा में ही करते हैं। जी, आपके यहाँ एक छात्रावास भी है। अनुशासित शिक्षा के साथ समाज में यह अच्छे नागरिक बने, इस दृष्टि से इन लोगों का इस समाज में कई प्रैक्टिकल या इस तरह का प्रशिक्षण कहीं कराते हैं उन बच्चों का? जी जरूर। जैसे हमारे विद्या भारती के माध्यम से आवासीय विद्यालयों की संकल्पना है। जी। और आवासीय विद्यालय की संकल्पना इसलिए है कि जब बालक आपके पास 24 घंटे रहता है तो पूरी उस दिनचर्या का उसका ध्यान में आता है। और जैसे आपने कहा, एक अच्छे नागरिक का निर्माण यदि करना है तो उसको आवासीय व्यवस्थाओं में रहकर अच्छा कर सकते हैं। जब हम समाज के, हमारे पास अभिभावक आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, तो समाज की ढेर सारी समस्या उनके साथ जुड़ी रहती है। लेकिन हमारे जब छात्रावास में आता है तो बहुत प्रकार के अनुशासन, उसकी धार्मिकता, उसका व्यवहारिक, उसकी आत्मीयता, उसके संस्कार हम धीरे धीरे उसके अंदर विकसित करते हैं। और ध्यान रखते हैं कि उसके जो विचारों में भी इस प्रकार की चीजें आए जो समाज और राष्ट्र का, जिससे उत्थान हो सके, विकसित हो सके, राष्ट्र उससे अच्छे काम करना प्रारंभ करे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इस राष्ट्र का यदि मनुष्य, इनके युवा अच्छा रहेगा तो राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो ही जाएगा। हम छात्रावास के माध्यम से ही प्रयास करते हैं कि अच्छा भोजन उनको प्राप्त हो सके, एक अच्छा शिक्षण प्राप्त हो सके, एक अच्छी दिनचर्या के माध्यम से हम उनको पूरा गुजारते हैं। और अपने विचारों को लेके भी समाज में जब जाता है, जब छात्रावास को अध्ययन पूरा उसका हो जाता है, तो समाज में भी एक अच्छा प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में अपना स्थापित कर सके। इस प्रकार का भी नेतृत्व का भी क्षमता बढ़ाने का काम भी हम छात्रावास के माध्यम से भैया बहनों का करते हैं। जी, सुना है कि न्यास अपने अतिथियों को ऑर्गेनिक सब्जी भी खिलाता है, तो प्रबंधक महोदय जी को कौन सी सब्जी पसंद है? कोई भी कार्यकर्ता आता है तो प्रयास किया जाता है कि इस पूरे परिसर में जो जैविक सब्जियां, जैविक भोजन जो उत्पादन होता है, उनका ही भोजन, उनका सेवन कराया जाए। तो मेरा स्वयं का सवाल आता है तो मैं भोजन में तो बड़ा सहज हूँ, जो भोजन प्राप्त होता है मैं उसको प्राप्त करता ही हूँ। और जो हमारी व्यवस्थाओं में जो भोजन रहता है, जो रूटीन के जो मेनू बना हुआ है, जो व्यवस्थाओं में है, उसका जो बनता है उसका सेवन करते हैं। जी, तो इतनी सब डिग्री हासिल करने के बाद भी ऐसा कोई शौक पाल के रखा है पढ़ाई के अलावा? डिग्री तो ठीक है, एक अध्ययन करने के लिए, एक किसी विषय को समझने के लिए प्राप्त की है। अभी
वर्तमान में भी बहुत सारा अध्ययन में करता ही हूँ, जी लेकिन एक शिक्षण में एक मानता हूँ कि यदि जीवन को सही प्रकार से जीना है, जी इसे तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जी जी उसको जीने के लिए शिक्षण का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल उस शिक्षण किस प्रकार का हुआ है वो भी उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए, कुछ चीज़ों की खोजबीन करने के लिए धीरे धीरे रुचि मैं पढ़ाई में रखता हूँ, इसलिए इस प्रकार की डिग्रियाँ, इस प्रकार का अध्ययन प्रारंभ करता हूँ। जी मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति को जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। जी मैं जिस फील्ड से, जिस क्षेत्र से आता हूँ, एक अभियंता के रूप में जब मैंने काम किया, जी हर रोज मैं पढ़ता था चीज़ों को। जी जी नई नई चुनौतियाँ आती थी, नए नए मामले आते थे, तो उन मामलों को समझने के लिए पुस्तक उठाता था और रात भर उसको पढ़ता था, दूसरे दिन कोर्ट में जाके उस पर जिरह करता था। जी जी तो नई नई चीज़ सीखने का प्रयास, नई नई चीज़ों को समाधान निकालने का प्रयास हम लोग किताबों के माध्यम से बहुत अच्छा करते थे। जी तो इसलिए पढ़ाई से जुड़े रहे। इसके अलावा जीवन में जब समय मिलता है तो खेल कूद का बड़ा शौक है मेरे को। जी जी अब धीरे धीरे समय गुजरता है, उम्र बढ़ती है, लेकिन इतने सब समय में के बीच में से समय निकालना बड़ा कठिन रहता है। लेकिन जब भी मन करता है तो मैं जब छात्रावास विद्यालय में रहता हूँ तो बच्चों के बीच में खेलने का प्रयास करता हूँ, उनके साथ में रहने का प्रयास करता हूँ, उनकी युवाओं, उनके उस उम्र के विचारों को समझने का भी प्रयास कर सकता हूँ। और जब किसी व्यक्ति को समझना है तो मेरा ऐसा मानना होता है उनके साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करना चाहिए, अनौपचारिक रूप से बैठना चाहिए। किसी विषय के लेके जब बातचीत होती है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका उनके साथ खेलना। जब खेलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो हमारे पास के रहने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी और उनकी आत्मीयता जुड़ती है। तो उनकी मन की बातें बताते हैं, हम भी उनको बताते हैं। तो खेल एक बड़ा माध्यम किसी भी संपर्क करने के लिए एक अच्छे साधन हो सकता है। इसलिए एक शिक्षण के अलावा भी खेलकूद का भी एक रुचि का विषय रखता हूँ। जी जी विद्यालय में अन्य गतिविधियों के साथ कुछ नए आयाम भी जोड़े गए ऐसा सुनने में आया, जैसे गणित और अंग्रेजी प्रयोगशाला। थोड़ा सुनने में अटपटा सा लगता है, ये क्या क्या है ये? सामान्यतः देखा जाता है कि शिक्षण विद्यालय की जब बात आती है तो हम लोग केवल किताबों में जी रह जाते हैं। जी जी और जब कक्षा में जाते हैं तो एक स्वरूप बनता है, एक टीचर आएगा, एक किताब को उठाएगा, किताब में जो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करता है जी और भैया बहनों से अपेक्षा करता है जो पुस्तकों में लिखा है वो ही उसका पालन करना है। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको अलग किया। मैंने कहा कि भैया बहन जो कक्षा में आते हैं उनने पढ़ा वो एक ठीक है, लेकिन जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो उनके जीवन में व्यवहारिकता है कि उन सब विषयों को लेके क्या। तो हमने अपने विद्यालय के माध्यम से प्रयास किया जो विषय का अध्ययन कर रहा है इस सब प्रकार के विषयों की हमारे वहाँ प्रयोगशाला है, उसको क्रिया आधारित, उसको गतिविधि आधारित भी हम कैसे बना सकते हैं उस चीज़ों को हम, इसलिए हमारे वहाँ गणित लैब बनाई हमने। जब गणित लैब का निर्माण वो विचार आया कि मध्य प्रदेश की पहली प्रयोगशाला अपने विद्यालय में है कि गणित सामान्यतः देखा जाए तो बड़ा कठिन विषय रहता है। जब अंकों के फेरों में जब फंसते हैं तो बड़े बड़े लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो हमने कहा कि भैया बहनों को ऐसा शिक्षण देना जो गणित लैब की सूत्रों को, उनकी गतिविधियों को हम प्रयोग के आधार पर बना सकते हैं। तो हमारे संस्था के आचार्य बड़ा रुचि रखते हैं, राहुल जी माझी हैं, उनके नए नए प्रयोगों से, नए नवाचारों से, नए नए तकनीक से उन्होंने एक अच्छी चीज़ वहाँ गणित लैब के माध्यम से चालू की। आज की स्थिति में भैया बहन जो कक्षाओं में पढ़ते हैं उन सब चीज़ों को हम गणित विषय को उस प्रयोगशाला से जोड़ के भी देखते हैं। जो वहाँ फार्मूला लगाता है, जो सूत्र लगाता है, वो सूत्र हमारे प्रयोगशाला में बन रहे हैं क्या, वो बना सकता है हमारा बालक क्या। इस प्रकार की जब हम गतिविधि करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारे पूरे विद्यालय में गणित विषय जो सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन आज की स्थिति में गणित विषय बड़ा रोचक हो गया है। जब उनकी प्रयोगशाला को कालखंड लगता है, जब सूचना मिलती है कि कालखंड अब लगने वाला है, बड़ी उत्सुकता रहती है, बड़ी मात्रा में भैया बहन उसका लाभ उठाते हैं। इसके साथ ही हमने प्रयास किया कि आसपास के क्षेत्रों में जो विद्यालय संचालित होते हैं उन भैया बहनों को भी लाभ मिल सके उस गणित लैब का, इसलिए भी उनको हम सूचना करके रखते हैं। जब उनको समय मिलता है तो समय समय पर उनका भी वहाँ भ्रमण होता है, उस लैब को समझते हैं, वे भी प्रयोग करके देखते हैं, उन प्रयोगों को सीख कर अपने विद्यालय में प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी लैब का विषय आया या अपनी विज्ञान प्रयोगशाला है, अपने वहाँ सब प्रकार के विषयों को लेके क्रिया आधारित बनाना, गतिविधि से जोड़ लेना कि उसके जीवन में इस विषय का क्या उपयोगिता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं।
एक नया प्रयोग हम लोगों ने अभी और जोड़ा है इस वर्ष से जी। कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत कार्यशाला। जी हम लोग सामान्यतः घरों में देखते हैं कि छोटी सी कोई वायर गड़बड़ हो जाता है, जी एक कोई छोटा सा कोई बोर्ड में तार लगाना होता है या छोटी छोटी कोई समस्या आती है जी। तो बाहर के लोगों को बुलाना पड़ता है। वो बाहर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज करते हैं उसके लिए। तो क्यों ना कि हम उस चीज़ों को खुद समझ लें। जी। एक बड़े स्तर पे हम लोगों ने यहाँ विद्युत कार्यशाला प्रारंभ की। जी। यहाँ भैया बहनों को बेसिक प्राथमिक स्तर की जो विद्युत संबंधी जानकारियाँ होती हैं, प्रयोग होते हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग सिखाते हैं। जी सामान्यतः यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण से रोजगार की संभावना कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी, जी। अन्य क्षेत्रों में कम थी। हमारे आसपास के जो अभिभावक के जो भैया बहन उनके परंपरागत उनके वहाँ जो रोजगार होता था, जी। मोटर वाइंडिंग भरना, विद्युत से जुड़े हुए अन्य कार्य करना, जी। उनको जब यहाँ इस प्रकार की कार्यशाला से जोड़ा तो उनको ध्यान में आया तो उनकी दक्षता उनकी बढ़ी, उनकी समझदारी बढ़ी, उनका कौशल बढ़ा। जी। वो आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे छोटे काम विद्युत के होते हैं वो हमारे विद्यालय के भैया बहन स्वतः कर लेते हैं। बाहर से कोई भी उसका मिस्त्री नहीं आता है। जी। और नए नए प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे विद्यालयों में किसी प्रकार की मशीनरी खराब होती है, जी। किसी प्रकार के कोई नए काम करने होते हैं लाइट के, तो हमारे भैया बहन स्वयं कर लेते हैं उसको। जैसे अभी छात्रावास में वॉशिंग मशीन खराब हुई, एक बड़ा मशीनरी रहती है, सामान्यतः यदि बेचते हैं या किसी मिस्त्री बुलाते हैं तो हजारों की संख्या में उसका चार्ज करता है। हमारे भैया बहनों ने कुछ संसाधनों के साथ, कुछ समझदारी के साथ उसको ठीक कर लिया। हमारे वहाँ एसी लगी हुई है तो एसी का कैसे ठीक करना, तो भैया बहनों को प्रशिक्षण देते हैं। कूलर है, एसी है, उसको हम घर के स्तर पर भी ठीक कर सकते हैं। जी। जब इस प्रकार के हमने प्रशिक्षण दिए, भैया बहनों ने उसमें रुचि दिखाई, तो एक शिक्षण से एक अलग भाग भी हमने तैयार किया कि जब हमारे विद्यालय से कोई भैया बहन शिक्षण प्राप्त करके निकले जी। तो जो आज तत्कालीन समय में ध्यान में आता है, रोजगार के लिए भटकता है, सरकार को शिकायत दर्ज कराता है, सरकार से आग्रह करता है हमें नौकरी दो। हम इस प्रकार की युवा पीढ़ी का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के लोगों को तैयार करते हैं। जब 12वीं के पास इस विद्यालय से निकले तो उनके पास में कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ कौशल होना चाहिए, जिससे अपना स्वयं का भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हो रहे हैं प्रशासनिक स्तर पे या वित्तीय स्तर पे या सरकारी स्तर पे, तो उसको खुद को और अपने पूरी टीम को किस तरह से आप अपडेट रखते हैं? हाँ, जो बात सही है कि परिवर्तन प्रगति का नियम है और जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, जी। नई नई चीज़ें शुरू में अपडेट हो रही हैं, जी। तो बहुत सारी चीज़ों में भी परिवर्तन होता है। जी। हमारे कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, उनका शिक्षण कौशल, उनका खुद की समझदारी बहुत अच्छी है। एक लंबा अनुभव कार्यकर्ता करते हो गया है। जब परिवर्तन की बात आती है, अपडेट की बात आती है, जब कार्यकर्ताओं से हम आग्रह करते हैं तो जितना भी हम शीघ्र से शीघ्र प्रयास करते हैं कि उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार के चीज़ों को सिखाया जाए जो समाज के साथ, तकनीक के साथ काम कर सकें। और जो आज के समय में ध्यान में आता है कि व्यक्ति धीरे धीरे निरस्ता आती है। मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ता इतने प्रकार की चीज़ों को समझते हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनका काम करने का तरीका, उनकी शैली है, बहुत अच्छी है। और जब नई कोई चीज़ आती है तो उसको सीखने का प्रयास करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी एक आदर्श के रूप में तैयार होते हैं कि आसपास के संस्थानों को भी आवश्यकता लगती है तो उनका प्रशिक्षण देने का काम भी हमारी संस्था के माध्यम से किया जाता है। बहुत बढ़िया। न्यास में जो विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी ऊर्जा, मानव संसाधन और भौतिक संसाधन की भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार की अभी वर्तमान में क्या योजना है आपके पास? हाँ, संस्था जब बड़ी होती है, धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ता है, तो मानव संसाधन सबसे पहली आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे संगठन में कहा जाता है कि कार्यकर्ता का निर्माण करते रहना चाहिए। वो कार्यकर्ता कहाँ से प्राप्त होंगे? कार्यकर्ता हमारे समाज से प्राप्त होते हैं। तो हमारी जो गतिविधियाँ चलती हैं, हमारे जो सेवा कार्य चलते हैं, उन्हीं के निमित्त हम जो रचना बनाते हैं। हमारे जो मेरा गांव मेरा तीर्थ की एक बड़ी मात्रा में एक रचना बनी हुई, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते हैं। हमारे विद्यालय के माध्यम से जो शिक्षण प्राप्त जो हमारे भैया बहन होते हैं, जो बाहर जाते हैं, शिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके का भी हम सहयोग लेते हैं। तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता निर्माण हम समाज से और अपने पूर्व छात्रों के माध्यम से करते ही हैं। अभी हमारे न्यास में, हमारे संस्था में एक बड़ी मात्रा में विद्या भारती के पूर्व छात्रों के माध्यम से हम लोग सहयोग लेते ही हैं और एक बड़ा
तंत्र जो हमारा खड़ा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं समाज के कार्यकर्ता और हमारे पूर्व छात्र एक बड़ा भूमिका अदा करते हैं और उनका सहयोग हमें प्राप्त होता है। रहा भौतिक संसाधनों का सवाल, तो भौतिक संसाधन समय अनुसार धीरे धीरे हमारी जो आय प्राप्त होती है, हम समाज से भी आग्रह करते हैं तो उनके माध्यम से भी हमें कोई आवश्यकता लगती है, उनको लगता है कि इस संसाधन का उपयोग संस्था में जरूरी है, तो संस्था के माध्यम से भी समाज में आग्रह करते हैं, उससे भी प्राप्त होती है। कुछ जो हमारी आय प्राप्त होती है उसके माध्यम से भी हम संसाधनों को विकसित करते हैं और प्रयास करते हैं कि समय के अनुसार हम अपने आप को अपडेट कर सकें। जो मशीनरी है, जो तकनीक बढ़ती जा रही है, उन सब प्रकार के तकनीक का उपयोग हम इस ग्रामीण क्षेत्र में कर सकें। यहाँ के जो भैया बहन हैं उस तकनीक से अछूते ना रहें, इसलिए विद्यालय में हम लोगों ने स्मार्ट क्लास से प्रारंभ की। होशंगाबाद जिले का पहला ऐसा विद्यालय होगा यहाँ लगभग सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए हैं। भैया बहनों को यहाँ क्षेत्र में महानगर ना होने के कारण से भोपाल, जबलपुर, इंदौर जाना होता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अच्छी कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक अच्छे विद्यालय नहीं है, इस प्रकार के लोग सोचते हैं। लेकिन जब गोविंद नगर संस्थान की स्थापना हुई, उस तकनीक के साथ हम लोग जुड़े, नए संसाधनों का उपयोग करना चालू किया, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी उस प्रकार के संसाधन जब हुए तो उसका उपयोग होने लगा। जो भैया बहन बाहर इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर जाते थे, अब वे बाहर नहीं जाते पढ़ने के लिए, इस संस्था के माध्यम से शिक्षण प्राप्त करते हैं और बड़े बड़े स्थानों पर अपना कौशल है, अपनी क्षमताएं का प्रदर्शन करते हैं, उसमें उनको लाभ भी प्राप्त होता है। अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का, अपने परिवारजनों का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जी, अब व्यक्तिगत जीवन में किसको आदर्श मानते हैं? व्यक्तिगत जीवन में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ ना कुछ सब कार्यकर्ताओं सीखने को मिलता है, क्योंकि हम सब लोग मनुष्य हैं, कुछ में अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनमें से जो अच्छी चीज़ें होती हैं हम उसका अनुसरण करते हैं और धीरे धीरे अनुसरण करते करते वो चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं और वही सब सीखने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन में वो अच्छी चीज़ों को स्वीकार करते हुए काम करना चाहिए। कि चाहे कोई भी हो, मेरी मनुष्य, कुछ बुराइयाँ, कुछ कमियाँ, न्यूनता हम लोगों के अंदर भी होती हैं। धीरे धीरे समाज में जब जाते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, तो उन बुराइयों को कम करना और अच्छाइयों को ज़्यादा करना, इस प्रकार का प्रयास हम लोग करते हैं। इतनी सारी सामाजिक गतिविधि और न्यास संचालित कर रहा है, तो कभी आपने सपना देखा है कि द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ के द्वारा आपको पुरस्कार दिया जा रहा है? जी जरूर, ऐसा रहता है कि जब हम सामाजिक कार्य करते हैं तो इसका एक बड़ा स्वरूप समाज के लोगों को ध्यान में आए। पुरस्कार प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य ये नहीं होता है कि कुछ सम्मान प्रतिष्ठा हो, कि हम सब लोग समाज के कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन पुरस्कार से जुड़ा हुआ ये भाग रहता है कि एक अच्छा काम होता है तो उस भाग काम का अनुसरण समाज के अन्य संस्थानें भी करें, अन्य लोग भी करें। इसलिए एक बड़े स्तर पर जब इस प्रकार के संस्थाओं को वहाँ स्थान मिलता है तो प्रसन्नता होती है, अच्छा भी लगता है कि इस प्रकार के यदि बड़े स्तर पर अपने सबसे बड़े मंच पर इस प्रकार संस्था का और यहाँ के समाज का, यहाँ के क्षेत्र का यदि सम्मान होता है तो सम्मान केवल संस्था का नहीं है, यहाँ के क्षेत्र का भी सम्मान होता है। और इस प्रकार की संस्थाओं और क्षेत्र में अच्छे काम होते हैं तो भारत में तो ठीक है, विदेशों तक भी इस संस्था के पहुँचे, प्रचार हो, इस प्रकार की गतिविधियां अन्य स्थानों पर भी चालू हुई। इस प्रकार का सपना, इस प्रकार के कार्य हमारे प्रारंभ हैं और हमेशा देखते रहे हैं कि हमारे केंद्र के माध्यम से अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार की सामाजिक गतिविधियां प्रारंभ हो। जी, सुना है कि न्यास में बहुत सारे बड़े स्तर के लोग आते हैं, राज्य के मंत्री आते हैं, केंद्र के मंत्री आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी भी आते हैं, तो उनसे क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है? जैसे मैंने पूर्व में कहा कि एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था होने के कारण से सबको यहाँ आने का स्वागत रहता है। जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे भी कार्यकर्ता के साथ साथ उनके परिवारजन हैं, राजनीतिक क्षेत्र के भी कुछ कार्यकर्ता आते हैं। तो जब कार्यकर्ता आते हैं और उनके माध्यम से पूरा परिसर का भ्रमण होता है और देखते हैं तो बहुत कुछ हम भी सीखते हैं उनसे, और जो आते हैं कार्यकर्ता वे भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं। रहा सवाल संघ के वरिष्ठ प्रशासकों का, वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे वरिष्ठों का भी, तो हमारी संस्था का एक हमारी रीति नीति है, हमारी एक मर्यादा है कि हम जो भी काम करते हैं सब संगठन के माध्यम से करते हैं।
हमारे जो वरिष्ठ जन है, जो जैसा आदेश करते हैं, जैसा मार्गदर्शन करते हैं, हम उसको धीरे धीरे अपने पूरे प्रकल्प में चालू करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि संस्था कोई काम करती है तो एक संगठन की पूरी एक रचना बनी होती है। उस संगठन की रचना में सभी प्रकार के हमारे मार्गदर्शक रहते हैं जी। और समय समय पे जैसे आपने कहा कि सभी क्षेत्र के भी कार्यकर्ता यहाँ आते हैं जी। बताते भी हैं, कुछ हमको भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है, कुछ यहाँ से सीख के भी अन्य स्थानों पर चालू करने का, प्रारंभ करने का भी प्रयास होता है। तो हमारे तो स्वभाव भी रहा है और कार्य करने की पद्धति भी है, जो हमारे जो जैसा इस संस्था के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो अच्छा रहेगा, जहाँ से भी मिलेगा, जैसा मार्गदर्शन मिलता है, हम लोग उसको आत्मसात करते हैं, उस समाज में उसका सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी। बहुत दोस्तों, हमारे साथ थे धर्मेंद्र जी गुजर, भाऊ साहब बुस्कुटी स्मृति लोकन्यास गोविंद नगर के प्रबंधक। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस कार्य को और अधिक गति से बढ़ाए, अधिक पारदर्शिता से बढ़ाए, और इन्होंने जो आज अपना मार्गदर्शन दिया है वो कहीं ना कहीं समाज के काम में आए। तो मैं हूँ विकास कुमार, हमारा पहला ब्रॉडकास्ट सांस्कृतिक वार्तालाप यही समाप्त करता हूँ, अलविदा करता हूँ। आपको यदि इसमें से बातें पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और इसको जरूर पसंद किए करेंगे। और अगली ब्रॉडकास्ट के लिए, अगले एपिसोड के लिए निश्चित रूप से आप इंतजार करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।